हेलो फ्रेंड्स, तो गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास, मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी बैंगलोर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए और उसे विजुअलाइज करने के लिए मैं कुछ डाइजेशन से रिलेटेड एनिमेटेड वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग डाइजेशन चैप्टर को अच्छे तरीके से और आसानी से समझ सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेनली 10th और जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और इवन उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो किसी तरह का कंपटीशन का तैयारी ना कर रहा हो, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में टोटल 9 मेजर सिस्टम होता है। उसमें से पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है रिस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, चौथा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, पांचवा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, छठा है नर्वस सिस्टम, सातवां है एंडोक्राइन सिस्टम, आठवां है एक्सोक्राइन सिस्टम और नौवां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम समरी जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये जो स्पेस मैंने खाली छोड़ा है इसमें कुछ एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं एक समरी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम पहला जानेंगे डेफिनेशन के बारे में, आखिर डाइजेशन है क्या। तो पहला डाइजेशन का डेफिनेशन जानेंगे, डाइजेशन का डेफिनेशन जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे आखिर डाइजेशन होता है तो कौन करता है इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दूसरा हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तीसरा हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आखिर किस तरह से डाइजेशन होता है और किस तरह से वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो तीसरा हम लोग क्या जानेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और लास्ट हम जानेंगे कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, आखिर इसमें क्या क्या डिसऑर्डर होता है, ठीक है, क्या क्या बीमारियां होता है, ठीक है, वो लास्ट में हम जानेंगे। तो चौथा हम लोग क्या जानेंगे, सम इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है। तो पहला जानना है डाइजेशन का डेफिनेशन जानेंगे, दूसरा जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और तीसरा हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, और लास्ट हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे डाइजेशन किसका होना है, फूड का। और आप लोग जानते होंगे कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी के लिए फूड का रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए कुछ फूड के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि आखिर फूड है क्या। तो पता होगा कि फूड जो होता है हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। फूड क्या प्रोवाइड करता है, फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोवाइड करता है। और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसका यूज क्या है, तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ में ये हेल्प करता है। क्या करता है, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर में ये हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में हम लोग क्या, डाइजेशन किसका होना है, फूड का डाइजेशन होना है। तो फूड में क्या क्या हम लोग जानना है, फूड का काम क्या होता है। तो फूड जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज क्या है, तो ये ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। अब चलिए जान लेते हैं कि फूड का आखिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। जैसे फूड लेते हैं हम लोग तो फूड में क्या क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फूड के कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं फूड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड का क्या क्या कंपोनेंट है, तो चलिए देखते हैं।
तो फूड का पहला कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट है वो तीन है, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट्स है। ठीक है, तो फूड का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, थर्ड कंपोनेंट है वो है फैट्स। ठीक है, तो फूड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में क्या क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। फ्रेंड्स इसके अलावा विटामिन और मिनरल भी इंक्लूड है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स भी फूड कंपोनेंट में इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि फूड रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स, इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स भी इंक्लूड है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं डाइजेशन का डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फूड जैसे लिए तो वैसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गया, पहले उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो फूड जो लिए वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, फैट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। पहले वो सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो पहले देखो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म मतलब जो कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज क्या है, सिंपल है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है शरीर में। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन पहले पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और उस एमिनो एसिड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे हैं कि डाइजेशन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है, किसमें, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। इस तरह से डाइजेशन का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डाइजेशन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, इसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन, और ये किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज जो होता है ये ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ये ब्लड में एब्जॉर्ब होके हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड में। मतलब ये जो दोनों है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब फाइनल प्रोडक्ट है, इसके बाद और ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये सिंपल सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स है और इसी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लास्ट जो है फैट्स जो होता है इसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, तो ये फैट्स जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो हमने क्या क्या सीखा, पहला डाइजेशन है क्या, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, मतलब अंतिम प्रोडक्ट उसका क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेकडाउन होकर किसमें कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज में। इसी तरह से प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो ये एमिनो एसिड है, और फैट्स का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। मतलब कि ये फाइनल प्रोडक्ट है और इसी का ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है और हमारे शरीर यानी टिश्यू में पहुंचता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। देखो फ्रेंड्स, डाइजेशन अभी हमने देखा कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो आखिर इसको करने वाला कौन होता है, तो इसको करता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन को कौन करता है कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रोसेस द्वारा, तो इसमें दो प्रोसेस होता है, पहला है बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, और दूसरा है मैकेनिकल प्रोसेस। चलिए इसको हम समझाते हैं। जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे हम जाने कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, देखो जैसे हम लोग फूड लेते हैं तो फूड में क्या होता है कि हम लोग माउथ चलाते हैं, अंदर में इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस वेव होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये सब क्या है, माउथ चला रहे हैं तो इसमें च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं खाना को, तो इसमें ये मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन वही फूड में जब एंजाइम काम कर रहा है तो एंजाइम क्या केमिकल है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डाइजेशन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा किया जाता है, इसको कंप्लीट किया जाता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है, दो प्रोसेस द्वारा होता है, पहला है बायोकेमिकल प्रोसेस और दूसरा है मैकेनिकल प्रोसेस। तो
बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब समझ गए कि इसमें एंजाइम काम करता है, इसलिए हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम है, तो सिस्टम अकेला होता नहीं है, इसमें एक या दो या उससे ज्यादा ऑर्गन इंक्लूड होता है। तो चलिए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल मतलब समझते हैं ना, कैनाल मतलब नाली होता है। दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे फ्रेंड्स यहां पे हम दिखाएंगे आपको, यहां पे कुछ ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। इसको आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के इनसाइड में होता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल और सभी को एक एक करके हम जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सा ग्लैंड इंक्लूड है, उसके सभी के बारे में हम डिटेल में, शॉर्ट और डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट में। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल, इसको शॉर्ट में हम एसी लिखेंगे, एसी। तो एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ जो होता है 9 से 10 मीटर। ये स्टार्ट कहां से होता है, ये बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, मतलब बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, ओपन होता है। और इन कहां पे होता है, ये एनस तक इन होता है, एनस में जाके ये खत्म होता है, वहां पे जाके ओपन हो जाता है। तो ये टोटल इसका लंबाई कितना होता है, तो टोटल इसका लंबाई जो होता है वो 9 से 10 मीटर तक होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से हुआ, माउथ से, कहां ओपन कहां पे जाके हुआ, तो ये एनस में जाके ओपन होता है। इसका लेंथ कितना है, 9 से 10 मीटर है, यानी 9 से 10 मीटर तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या है। तो पहला है, तो चलिए इसका पार्ट को देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसमें पहला स्टार्ट होता है कहां से, बकल कैविटी से, ठीक है, बकल कैविटी। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, बकल कैविटी के बाद आता है ओइसोफेगस, जिसको हम लोग और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको फूड पाइप भी इसको बोला जाता है, फूड पाइप। थर्ड में आता है स्टोमक। फोर्थ में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसमें नीचे स्पेस नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंत पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो इंड पार्ट होता है वो है रेक्टम। उसके बाद जो सबसे अंतिम पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है एनस, इतना। और इतना में टोटल लेंथ कितना है, 9 to 10 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता दिया मैंने। इसमें पहले क्या क्या बताया कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है, यानी बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस में जाकर इन होता है। दूसरा कि एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ जो होता है वो 9 से 10 मीटर होता है। और थर्ड हमने इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट के बारे में बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है, ठीक है। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो फ्रेंड्स 3 जो होता है, 3 इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। वो पहला है सैलाइवरी ग्लैंड। दूसरा है लीवर और तीसरा है पैनक्रियाज, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड इंक्लूड है। पहला है सैलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर, तीसरा है पैनक्रियाज। अब इसके अलावे जो है हमारा, इसके अलावे ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड के अलावे एक होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में यानी पेट में होता है। दूसरा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड
गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड्स के अलावा दो और ग्लैंड होता है। पहला है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, और दूसरा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, तो हमें क्या कहना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज इंक्लूड है, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों चीज मिलकर क्या बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने बताया, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या है, तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर, तीसरा है पैंक्रियाज, और इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। अब चलिए हम एक एक करके बात करते हैं पूरा डिटेल में। पहले स्टार्ट करते हैं, पहले हम बकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। वहां पे कुछ डिटेल बताने के बाद हम धीरे धीरे बकल कैविटी से लेकर एनस तक चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आराम से देखिएगा, ताकि हर चीज, हर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं इस स्पेस जो ये खाली स्पेस है, इसमें कुछ एनिमेटेड वीडियो भी दिखाएंगे। उसमें एनिमेशन से आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि हम क्या बता रहे हैं और आप लोग क्या समझ रहे हैं, और उससे आप इस वीडियो को देखकर आप लोग विजुअलाइज भी कर पाएंगे कि किस तरह से हम लोग के शरीर में डाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एक जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और आराम से धीरे धीरे देखिए और समझते जाइए। हर एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी से। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज छूट गया है, इसको अभी हम बताते हैं कि देखो, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप के समान होता है। ठीक है, एक पाइप के समान होता है। देखो, पहले में एक रफ डायग्राम बताते हैं आपको, उसके बाद ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। एक देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एक पाइप के समान होता है। पहले कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, यहां से माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ के बाद यहां से ये बकल कैविटी, इसके बाद ये जो है ये क्या है, ओइसोफेगस, इसके बाद ये है हमारा स्टमक। ठीक है, ये स्टमक, और इसके बाद स्टार्ट होता है यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और यहां पे ये जो कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये जो फिंगर टाइप से प्रोजेक्शन निकला होता है, इसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। मतलब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड है। उसमें से अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। बकल कैविटी के बाद आता है हमारा क्या, ओइसोफेगस आता है। ओइसोफेगस के बाद हमारा क्या आता है, स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो पार्ट है वो एनस है। अब इस फिगर में क्लियर से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखो, ये पाइप के समान है, तो इसमें जो ये पाइप है इसमें 4 लेयर होता है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि वो चार लेयर कौन कौन सा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बकल कैविटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए, जैसे देखिए, आप लोगों को फील दिलाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा, ये पाइप को थोड़ा हम साइड में निकालते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये पाइप है, तो ये पाइप को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, ये पाइप को हम यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये पाइप, यही वाला पाइप को हम लार्ज करके दिखा रहे हैं आपको, ये पाइप के समान होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा कट लगाते हैं। यहाँ पे हम कट कर दिए, यहाँ पे क्या किए, कट कर दिए। अब इसी लेयर को हम थोड़ा सा कट करके, एक होता है ना कि इस तरह से हम कट करके ऊपर से हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको कट करके हम निकाल दिए, तो थोड़ा इसको लार्ज करके बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लार्ज करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम कट लगाते हैं। क्या करते हैं, चलिए इसमें हम इसके बीच में कट लगाते हैं, और इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कट लगाएं और इसको हम लार्ज करके देख रहे हैं। लार्ज करके इसको विजुअलाइज कीजिए कि ये जो फिगर है, ये वाला फिगर दिख रहा है। ठीक है, ये वाला फिगर, मतलब इसको कट करके निकालें। जैसे देखो, ये वाला मार्कर है ना, तो इसको हम कट करके निकालें, और यही वाला इसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये पाइप है। इसको हम यहाँ पे कट लगा दिए, यहाँ पे कट लगाएं, और इसी को हम यहाँ से देख रहे हैं इसको। तो इसमें देख रहे हैं कि 4 लेयर दिखता है। कौन कौन सा लेयर होता है, चलिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको सभी का नाम बताते हैं। तो ठीक है, तो ये जो पहला लेयर है, पहले फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद सभी का हम नाम बताएंगे।
जो लेयर है ये एलिमेंट्री कैनाल का लेयर है, ठीक है। ये 4 लेयर है। आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे फिगर जो दिखाया जा रहा है इसको आप देख के समझ सकते हैं। तो चलिए इसका नाम क्या क्या है। देखो ये जो फोल्डिंग दिख रहा है ना, ये इनर लेयर है, सबसे अंदर वाला लेयर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर। यहीं से क्या होता है, जब फूड का डाइजेशन होता है तो यहीं से जो ये जो दिख रहा है ना फिंगर टाइप से, इसी में एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल होता है, यहीं से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाके यूज होता है, ठीक है। तो ये अंदर वाला लेयर है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। और इसके बाद जो ये लेयर है, ये वाला लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के बगल में सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। इसके बाद ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये वाला लेयर दिख रहा है, ये वाला अंदर वाला, ठीक है। ये वाला जैसे हो गया ना कि म्यूकोसा लेयर ये वाला, तो इसी तरह से ये है सब म्यूकोसा, और इसी तरह से ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस लेयर। MUSCULARIES। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस लेयर। इसको और डीप में जानेंगे तो इसमें 2 तरह का मसल होता है। इसमें 2 तरह का मसल होता है, कौन कौन सा, इनर टाइप में सर्कुलर होता है और आउटर में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद जो सबसे लास्ट, सबसे बाहर वाला पार्ट, सबसे बाहर वाला लेयर होता है, उसको हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। ये सबसे थिन लेयर होता है, सबसे पतला लेयर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर। तो हमने क्या क्या बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में जो लेयर होता है 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, 4 लेयर। पहला है सबसे इनर वाला लेयर, उसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। उसके बाद वाला लेयर है वो सब म्यूकोसा है, और उसके बाद वाला लेयर है मस्कुलरिस है, और सबसे आउटर वाला लेयर है वो पेरिटोनियम है। जब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये लेयर को अरेंज करने के लिए बोला जाता है। इसमें चारों लेयर को लिख देगा और रेंडम वे में लिख देगा, और इस रेंडम वे में आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा कि अरेंज दी एलिमेंट्री कैनाल लेयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको करेक्ट ऑर्डर में सजाना रहता है कि अंदर में सबसे कौन सा लेयर था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, और सबसे बाहर में कौन सा था। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा कि अंदर में सबसे पहले जो सबसे अंदर में रहता है उसको कौन सा लेयर होता है, म्यूकोसा लेयर। उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद पेरिटोनियम। आउटर लेयर कौन सा है, पेरिटोनियम। इनर लेयर कौन सा है, म्यूकोसा लेयर। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये कंपटीशन हो, बोर्ड हो, सभी में पूछा जाता है। अगर ये फिगर से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो फिगर दिखाए हैं इसको आप देख के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं बकल कैविटी से, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं बकल कैविटी से, ठीक है। तो बकल कैविटी में क्या होता है कि बकल कैविटी के अंदर में नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग शामिल होता है। जैसे बकल कैविटी के अंदर में तो टीथ और टंग इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे प्रत्येक टूथ मतलब प्रत्येक दांत जो होता है वो इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड मतलब धसा होता है। कहाँ पे, इन अ सॉकेट ऑफ जाव बोन। और इस सॉकेट ऑफ जाव बोन में धसा होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेकोडोंट। मतलब इस तरह के डेंटिशन को क्या बोला जाता है, थेकोडोंट। THECODONT। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि Each tooth is embedded in a socket of jawbone is called thecodont। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेकोडोंट बोलते हैं। नेक्स्ट याद रखना कि मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उसके पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है। 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है उसका लाइफ में। उसमें से पहला है टेम्पोररी मिल्क टीथ, जिसको डिसाइडोड टीथ भी बोला जाता है, और दूसरा जो होता है परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ, ठीक है। टेम्पोररी मिल्क टीथ जो जन्म के बाद जो दांत आता है बच्चा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या फिर टेम्पोररी मिल्क टीथ। नेक्स्ट होता है जब वो टूट जाता है उसके साथ रिप्लेस होकर जो दांत आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। सही से ये 2 तरह का दांत होता है ह्यूमन में, मतलब उसके लाइफ के दौरान 2 तरह का दांत आता है, यानी 2 सेट्स ऑफ टीथ आता है। इसलिए इस तरह के डेंटिशन को क्या बोला जाता है, इस तरह के डेंटिशन को डाइफियोडोंट बोला जाता है। डाई मतलब 2 होता है, फाइडोंट मतलब डाइफियोडोंट भी बोला जाता है इस तरह के डेंटिशन को। तो पहला चीज जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, थेकोडोंट और दूसरा डाइफियोडोंट। थेकोडोंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक दांत जो होता है वो कहां पे धसा होता है, तो एम्बेडेड होता है कहां पे, जाव बोन में। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेकोडोंट। और दूसरा डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका लाइफ में, कोई भी ह्यूमन के लाइफ में या मैमल्स के लाइफ में 2 सेट्स ऑफ टीथ आता है उसके लाइफ के दौरान, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट बोलते हैं। इसको थोड़ा याद रखिएगा अच्छे से, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम इसी में थोड़ा आगे और बात करेंगे।
ये हम पढ़ रहे हैं बकल कैविटी के अंदर की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन में यानी एडल्ट ह्यूमन में क्या होता है, टोटल कितना टीथ होता है, 32। टोटल कितना टीथ होता है, टोटल जो टीथ होता है वो 32 होता है, ठीक है, किसमें, एडल्ट ह्यूमन में। और ये 32 जो टीथ होता है वो अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप का होता है। इसका नाम अगर हम बात करें तो पहला टीथ का नाम होता है, मतलब इसका नाम जो 32 टीथ है इसका नाम क्या क्या है, तो पहला है इंसीजर जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है केनाइन जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा है प्रीमोलर जिसको पीएम से डिनोट किया जाता है। और चौथा है मोलर, ठीक है, मोलर जिसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने क्या सीखा कि एडल्ट ह्यूमन में टोटल 32 टीथ होता है, उसमें अलग अलग तरह का टीथ होता है। उसमें से टीथ का नाम क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इसका हम थोड़ा डेंटल फॉर्मूला का बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि डेंटल फॉर्मूला क्या है ह्यूमन का। तो देखो फ्रेंड्स कि ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123 बाय 2123। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको ये है इंसीजर और ये है केनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर, ठीक है। इसी तरह से ये भी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम आपको फिगर दिखाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दांत को, ये टीथ को देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसी तरह से ये वाला टीथ देख रहे हैं ना, ये वाला देखो, ये वाला टीथ। तो इसी का जो डेंटल फॉर्मूला है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा आपको लिख के, आप पूछेगा कि डेंटल फॉर्मूला इसमें से कौन सा है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो 2123 ये डेंटल फॉर्मूला है। अब इसका मतलब समझना चाहते हैं तो देखिए, कोई ये जो दांत है ना हमारा टीथ, तो ये एक साइड का है और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब हम काउंट करके दिखा देते हैं, 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 और 8 16 दूना 32, मतलब टोटल कितना टीथ हो गया, 32। लेकिन देखो इसको कैसे काउंट करते हैं दांत में, तो देखो ये बीच वाला दांत है ना, इसका एक साइड देखो, इसका एक साइड मतलब ये वाला 2123 इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उसके बाद सेम तो ऊपर भी होगा ना, तो ये नीचे ऊपर और सेम इस साइड भी होगा, मतलब ये हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये बीच वाला दांत है ना, बीच वाला दांत के राइट साइड में देखो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक उसी प्रकार से ऊपर में भी होगा। तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक दिख रहा है ना, कि जितना इधर होगा उतना इधर भी तो होगा ना, तो इसलिए हम लोग डेंटल फॉर्मूला को इस तरह से लिखते हैं। ये है एडल्ट ह्यूमन का, जब आदमी मिल्क का टीथ टूट जाता है और टूटने के बाद जब रिप्लेस होता है तो उसका फॉर्मूला है। लेकिन जब बच्चा में जो मिल्क टीथ रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको भी जान लीजिए। हालांकि पूछ देता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और इसको जानने के लिए थोड़ा अब इंटरेस्ट के लिए आप जान सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2102। तो क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा में कौन सा दांत एब्सेंट होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर या मोलर। तो बच्चों, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा में कौन सा दांत यानी मिल्क टीथ में कौन सा दांत एब्सेंट होता है, कौन सा टूथ एब्सेंट होता है। तो देखो यार, यहां से 0 लिखा है, तो ये एब्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये है इंसीजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर। मतलब कि मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होता है, मतलब उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 3 है, मतलब ये मोलर जो है इसमें 3 है, लेकिन यहाँ पे एक ये भी एब्सेंट होता है, मतलब मोलर टीथ भी एक बच्चा में एब्सेंट होता है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो चलिए हम थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेंटल फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कि डेंटल फॉर्मूला तो फ्रेंड्स डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 बाय 2123। और अभी इसका मीनिंग को मैं समझा दिया हूं, ठीक है। और मिल्क टीथ का फॉर्मूला जो होता है ये एडल्ट के लिए है, ये एडल्ट टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला है। और हम बात करते हैं अगर मिल्क टीथ के लिए, तो यहां पे देखो मिल्क टीथ के लिए क्या करना है, ये तो सेम रहेगा 21। अब यहां पे क्या करना है, ये एब्सेंट करा देना है 2102।
इसका मतलब समझ गया ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चा में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है? तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मतलब प्रीमोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है बच्चा में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। तो ये हम चल रहे हैं बटन कैविटी में। और एक चीज और, यहाँ पे देखो जो टीथ होता है ये ह्यूमन में ये कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 तरह का होता है। इसलिए एक अलग नाम दिया जाता है इस तरह के डेंटिशन को, हेट्रोडोंट। क्या बोला जाता है? हेट्रोडोंट। यहां पे हम लिख देते हैं। सिंस ये टीथ जो होता है 4 तरीका का होता है, यानी 4 टाइप्स का होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के डेंटिशन को हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेटेरोडोंट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या सीखा? 3 इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने सिखाया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसका मीनिंग भी बताया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, पहला क्या क्या हमने बताया था? पहला हमने थेकोडोंट के बारे में बताया। क्या बताया? थेकोडोंट। दूसरा मैंने क्या बताया? डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट। तीसरा मैंने क्या बताया? हेटेरोडोंट। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन डेंटिशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो ह्यूमन डेंटिशन का फीचर क्या क्या है। तो देखो, थेकोडोंट, डाइफियोडोंट, हेटेरोडोंट, ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड और तीनों का मतलब भी समझाया है। थेकोडोंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जाव बोन में जो हमारा टीथ होता है वो जाव बोन में इम्बेडेड होता है, मतलब धंसा होता है, इसलिए इसको हम थेकोडोंट बोलते हैं। डाइफियोडोंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरा लाइफ के दौरान 2 सेट ऑफ टीथ आता है हमारे बॉडी में, मतलब 2 तरह का टीथ आता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डाइफियोडोंट बोलते हैं। एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा जब वो टूट जाता है और उसके बाद रिप्लेस जो होता है उससे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडल्ट टीथ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। और लास्ट है हमारा हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा 32 टीथ है वो अलग अलग तरीका का, अलग अलग टाइप का है। कौन कौन सा है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। तो तीनों का मैं मीनिंग भी बता दिया और इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डाइजेशन जो प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है, मतलब कि माउथ में कितना परसेंट? 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे स्टार्च किसमें कन्वर्ट होता है? 30%। और वो भी अभी एक चीज और बताएंगे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग राइस खा रहे हैं, पका हुआ राइस, तो वहां इसका डाइजेशन होता है। ये नहीं कि ये देखिए ये सेब है और इससे जो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ना, तो ये माउथ में इसका डाइजेशन नहीं होगा। इसका डाइजेशन कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से जूस से? जो पेनक्रियास से निकलेगा ना, टाइलिन नहीं, मतलब पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा, उसको इससे जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ना उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये माउथ में इसका डाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आदमी जो कि सेब को खाया, ठीक है, सेब से जो कार्बोहाइड्रेट मिला उसका डाइजेशन कहां पे होगा? माउथ में, स्टोमक में या इंटेस्टाइन में। या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि इस सेब से जो कार्बोहाइड्रेट मिला है उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? सैलाइवरी एमाइलेज या पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज, क्योंकि पेनक्रियाटिक एमाइलेज किस पे काम करता है? अनकुक्ड फूड, ये तो कच्चा है ना, तो कच्चा फूड पे कौन काम करता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। लेकिन सैलाइवरी एमाइलेज जो काम करता है किस पे काम करता है? वो कुक्ड फूड पे, जो हमने पका हुआ भोजन खाते हैं ना हम लोग, तो उससे जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसको कौन डाइजेस्ट करता है? तो वो पेनक्रियाटिक सैलाइवरी एमाइलेज होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम माउथ में, कहां पे डाइजेशन, माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। तो चलिए, माउथ में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? 30%। यहां पे देखो सैलाइवरी एमाइलेज के बारे में पहले जान लेते हैं। चलिए देखिए, यहां पे जैसे हम लोग खाना खाएं उससे क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, तो फ्रेंड्स जैसे देखो कि हम लोग जैसे फूड खाएं तो फूड में क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। वो कौन सा फूड? पका हुआ फूड, कच्चा फूड नहीं। तो यहां पे देखो कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिला तो इस पे कौन काम करेगा? शुरू में माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन, तो माउथ में स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे जो काम करेगा वो है कौन? सलाइवा। सलाइवा में ही सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को ही दूसरा नाम क्या है? टाइलिन, PTYLINE। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक भी होगा तो। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है,
कॉम्प्लेक्स फूड है ये, और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च में, सॉरी स्टार्च नहीं, माल्टोज में। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, स्टार्च रहता है, स्टार्च, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में, माल्टोज में। और कितना, 100% नहीं, 30% मात्र, कितना, 30%। तो क्वेश्चन आता है कि जो सैलाइवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च कितने परसेंट स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, तो 30%। इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम चलते हैं सैलाइवरी एमाइलेज आखिर कहां से सिक्रेशन होता है। तो देखो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम यही काम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं सैलाइवरी एमाइलेज। पहले हम बात करते हैं सैलाइवा। ठीक है, तो सैलाइवा में ही जो भी हम लोग थूक निकलता है, जो थूक बोलते हैं स्पीट, तो उसी में क्या होता है, उसी को हम लोग क्या होता है, सैलाइवा। और सैलाइवा में क्या क्या होता है, तो देखो पहला एंजाइम होता है, जिसको एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलाइवरी एमाइलेज, सैलाइवरी एमाइलेज। और इसका कितना दिन में सिक्रेशन होता है, ये डाटा को आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, क्योंकि हर एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंट डाटा है, इसलिए आप डाटा को देख लीजिएगा कि एक दिन में, आप लोग देख लीजिएगा कि एक दिन में कितना सैलाइवा सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये हम डाटा नहीं लिख रहे। ठीक है, बस हम इतना बता रहे हैं कि सैलाइवा में क्या क्या होता है। तो पहला एंजाइम होता है, दूसरा में क्या होता है, कुछ लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, कुछ आयंस भी प्रेजेंट होता है, इसमें आयंस भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, और बाइकार्बोनेट आयन भी रहता है कुछ अमाउंट में। ठीक है, ये तीनों आयंस प्रेजेंट होता है किसमें, सलाइवा में। और देखो ये लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। मतलब कि जैसे देखो फूड के साथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हानिकारक होता है, उसको हम लोग अंदर ले भी लिए, तो उसको कौन किल कर देता है, लाइसोजाइम। मतलब कुछ बैक्टीरिया जो हार्मफुल होता है, उसको हार्मफुल को मारने के लिए ये लाइसोजाइम उसी का काम करता है, मतलब एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। और एंजाइम क्या है, सैलाइवरी एमाइलेज। इसी का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन, TYLIN। ठीक है, टाइलिन। अब हम बात करते हैं कि सैलाइवा के कहां से सिक्रेशन हो रहा है। तो सैलाइवा को सिक्रेशन करने के लिए यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, सैलाइवरी ग्लैंड होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में। जैसे तो वही सैलाइवा के कहीं से तो निकल रहा होगा ना, तो उसको कहां से निकल रहा है, सैलाइवरी ग्लैंड से। तो चलिए देखते हैं कि सैलाइवरी ग्लैंड कितने तरह का होता है और उसका लोकेशन कहां पे होता है, माउथ में। हालांकि बकल कैविटी के अंदर नहीं होता है, उसका लोकेशन थोड़ा बकल कैविटी के बाहर होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने तरह का सैलाइवरी ग्लैंड होता है और उसका लोकेशन कहां कहां पे होता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। सैलाइवा में क्या क्या होता है, एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, आयंस होता है। एंजाइम जो होता है उस एंजाइम का नाम क्या है, सैलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, मतलब डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। ये सब सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और इससे ही क्वेश्चन, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड, और बीच बीच में हम यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो भी दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा इस लेक्चर को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम एनिमेटेड वीडियो भी डाल देंगे। इसको भी आप लोग देखते रहिएगा, ताकि अच्छा फील हो कि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सैलाइवरी ग्लैंड, तो सैलाइवरी ग्लैंड में कौन कौन सा ग्लैंड इंक्लूड है। तो पहला ग्लैंड जो है वो है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा जो है, मतलब सैलाइवरी ग्लैंड जो होता है, सैलाइवरी ग्लैंड कितना है, 3 पेयर है, यानी 3 पेयर्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 3 पेयर मतलब 6 ग्लैंड। क्वेश्चन भी पूछता है कि हाउ मेनी सैलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो याद रखना, हाउ मेनी पूछा तो 6, लेकिन पेयर पूछ देगा तो कितना, 3 पेयर। तो 3 पेयर होता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 3 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। उसमें से पहला पेयर कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड, मतलब दो पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड के बाद है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या फिर सब मैंडिबुलर। इसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पेयर, थर्ड पेयर है, वो है सब
सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सैलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है, कौन कौन सा? पैरोटिक ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और थर्ड में है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखते हैं कि इसका लोकेशन कहां कहां है। ठीक है, इसको लोकेशन भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो पैरोटिक ग्लैंड का जो लोकेशन होता है, देखो ये तीनों ग्लैंड जो है ना, ये बकल कैविटी के अंदर में नहीं रहता, बकल कैविटी के थोड़ा सा दूर में रहता है, लेकिन इसका सेक्रेशन जो होता है वो अंदर, मतलब बकल कैविटी में सिक्रेशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो सैलाइवरी ग्लैंड है, सैलाइवरी ग्लैंड का लोकेशन कहां पे है? तो आउटसाइड दी बकल कैविटी, बट इसका जो सिक्रेशन जो होता है कहां पे होता है? इनसाइड दी बकल कैविटी। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पैरोटिक ग्लैंड का लोकेशन कहां पे है? तो इसका लोकेशन है चिक, चिक यानी गाल। ठीक है, चिक में होता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इसका लोकेशन कहां पे होता है? तो लोअर जाओ, लोअर जाओ। इसके बाद लास्ट है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे, जो टंग है ना इसके नीचे में क्या होता है? इस ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड का लोकेशन होता है। मतलब कि देखो चिक हो गया, सब मैंडिबुलर चिक हो गया, लोअर जाओ हो गया, और यहाँ सबलिंगुअल, ये तीनों जितना इधर है उतना इधर भी है। ठीक है, ये तीनों का सिक्रेशन कहां पे होता है? माउथ में होता है, जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, और सलाइवा में ही ये सारा चीज अभी मैंने कुछ देर पहले मैं बताया, उसमें सारा इंक्लूड है। ठीक है, और वही जो हम लोग फूड जब लेते हैं तो सलाइवा मिक्स करता है फूड को डाइजेस्ट, उसको 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद उससे क्या बनता है? बोलस बनता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो लुगदी टाइप से बनता है ना, वो क्या होता है? बोलस होता है। बोलस के फॉर्म में जब हम इंजेस्ट करते हैं तो वही फूड पाइप, वही बोलस जो होता है वो ओइसोफेगस से होते हुए कहां पे जाता है? स्टोमक में, और स्टोमक में जाने के बाद वहां से एचसीएल रहता है। अगर हम उसके बारे में बताएंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए कि सैलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है। कौन कौन सा? पैरोटिक ग्लैंड कहां पे होता है? चिक में होता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि लोअर जाव में होता है, और ये सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि कहां पे होता है? ये होता है, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे कहां पे होता है? तो ये बिलो दी टंग, बिलो दी टंग। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और छूट गया है कि सलाइवा जो होता है कितने पीएच पे काम करता है। कोई भी एंजाइम जब तक उसको पार्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच नहीं मिलता है तो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे लिख लीजिए जो सलाइवा है, मतलब सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है कितना पीएच पे काम करता है? ये भी सब डाटा सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 6.8 पीएच पे काम करता है। मतलब कि इसको 6.8 पीएच मिलेगा तब ये सलाइवरी एमाइलेज एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो क्या करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, किसमें? मार्कोज में। और कितना %? 30%। इसको भी याद रखिएगा। और हम पहले भी बता चुका हूं कि कितना दिन में कितना सलाइवा सीक्रेट होता है, इसके बारे में मैं नहीं बताया हूं, क्योंकि हर एक एनसीईआरटी में अलग अलग डाटा होता है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा कितना पीएच पे काम करता है, 6.8 पीएच में। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। अब एक चीज और, एक डेफिनेशन आता है कि इंजेशन। इंजेशन क्या है? देखो सारा काम हो गया यहाँ पे माउथ में, ये हम लोग फूड को भी च्यू कर लिए, च्यू करके उसको क्या बना दिया? बोलस। बोलस जो लुगदी टाइप से होता है ना, लुगदी टाइप से उसको चबा चबा के तोड़ के, जैसे हम लोग रोटी खाएं या फिर चावल खाएं, तो खाने के बाद क्या होता है कि बड़ा हम लोग खाए रोटी भी, तो उसको चबा के उसको क्या लुगदी बना दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। बोलस कहां पे जाएगा? अंदर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। तो इंजेशन का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि इंजेशन का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो ये हो गया इंजेशन का डेफिनेशन। अब फूड कहां पे जाएगा? अब फूड जैसे कि माउथ में सारा प्रोसेस जो बकल कैविटी में होना था हो गया। अब यहाँ पे फूड पाइप से होते हुए कहां पे जाएगा? स्टोमक में। तो फूड पाइप जिसको ओइसोफेगस, वहां पे किसी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वहां पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, बस वो सिर्फ पास नली है, मतलब सिर्फ फूड को क्या करता है? पास करता है, और कहां पे? स्टोमक तक। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो ये यहां से क्या हुआ? फूड चल गया। ठीक है, ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी से होते हुए क्या हुआ? ये जो फूड हुआ, ये फूड कहां पे जा रहा है? ये ओइसोफेगस। इतना तो बकल कैविटी था, और ये क्या है हमारा? ओइसोफेगस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी वीडियो चल रहा है, इसको देख सकते हैं कि किस तरह से फूड पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फूड कहां पे गया? ओइसोफेगस से होते हुए कहां पे जा रहा है? स्टोमक में। अब यहाँ पे कहानी आता है स्टोमक।
ठीक है, ये ओइसोफेगस हो गया, ये स्टोमक हो गई। तो अब चलिए हम बात करते हैं स्टोमक के बारे में। स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोमक में कौन कौन सा पार्ट है, वहां पे कौन सा एंजाइम का सिक्रेशन होता है, वहां पे किस तरह फूड का डाइजेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी हम चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला कंप्लीट हो गया बकल कैविटी, दूसरा ओइसोफेगस भी कंप्लीट हो गया। ये सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूं कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट था, बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमारा बकल कैविटी कंप्लीट हो गया। अभी मैं पूरा डीप में नहीं बता रहा हूं, जितना जरूरी है उतना मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अभी ओइसोफेगस भी बता दिया। ओइसोफेगस में उसमें कुछ एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, वहां पे किसी तरह का डाइजेशन होता नहीं है, सिर्फ वो पास नली और फूड को पास करने में हेल्प करता है। तो फूड वहां से ओइसोफेगस से होते हुए कहां पे आ गया, स्टोमक में। अब चलिए स्टोमक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो स्टोमक का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि स्टोमक का शेप कैसा होता है। पहला ऑप्शन दे देगा के शेप, जे शेप, ए शेप, एम शेप। तो इसको याद रखिएगा कि जो स्टोमक का शेप होता है कैसा होता है, देखना है जे शेप का दिख रहा है, जे शेप। ठीक है, तो ये स्टोमक का शेप कैसा होता है, जे शेप, जे शेप होता है। इसका पार्ट के बारे में जाने तो इसका जो पार्ट होता है, पहला यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पार्ट दिखाया गया है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है पहला पार्ट होता है वो कार्डियक होता है, दूसरा फंडस होता है, बीच में बॉडी होता है, उसके बाद जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे कनेक्ट होता है, वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, पायलोरी बोलते हैं। तो ये स्टोमक का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्टोमक में फूड कितना देर तक स्टोर रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा कि स्टोमक में हाउ मेनी टाइम फूड इज स्टोर इन द स्टोमक। ठीक है, तो याद रखना कि 4 से 5 घंटा फूड स्टोर रहता है नॉर्मली। ठीक है, 4 से 5 घंटा फूड क्या होता है, स्टोमक में आके स्टोर होता है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आखिर डाइजेशन किस तरह से होता है। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स पहले स्टोमक के बारे में थोड़ा सा, स्टोमक के बारे में हमने जान लिया कि उसका शेप होता है कैसा, जे शेप होता है। दूसरा चीज हमें क्या करना है कि फूड जो स्टोर होता है स्टोमक में कितना देर तक होता है, 4 से 5 घंटा। अब चलिए देखते हैं कि स्टोमक में कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पार्ट के बारे में भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करना। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसका लोकेशन कहां पे प्रेजेंट होता है। तो अभी मैंने बताया था ना कि 4 लेयर होता है। कितना लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल में, 4 लेयर होता है ना इस तरह से। तो सबसे इनर वाला लेयर होता है ना ये वाला लेयर, तो यहीं पे प्रेजेंट होता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहीं से जो एंजाइम सीक्रेशन होता है, यहाँ पे फूड आता है तो इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है, तो म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टोमक, म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टोमक। ठीक है, स्टोमक, ठीक है, म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टोमक। ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसको पूरा हम इरेज कर देते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, 3 तरह का सेल होता है। 3 तरह का सेल होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने तरह का सेल होता है, कौन सा सेल का क्या काम है, क्या सेल करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पहला सेल होता है वो होता है म्यूकस नेक सेल। दूसरा होता है पेराइटल सेल, पेप्टिक, इसी का दूसरा नाम है चिप सेल, CHIEF, चिप सेल। और तीसरा जो होता है वो होता है पेराइटल, PARIETA, पेराइटल, या फिर ऑक्जेंटिक, OXYNTIC, ऑक्जेंटिक सेल। अब इन तीनों सेल का क्या काम है, तो देखो म्यूकस नेक सेल जो होता है ना, वो स्टोमक से क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस। दूसरा जो पेप्टिक सेल, जिसको चिप सेल भी बोला जाता है, ये क्या करता है, तो ये सीक्रेट करता है पेप्सिनोजेन को। पेप्सिनोजेन क्या है, तो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। मतलब अभी ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव करने के लिए भी हम बताएं, इसकी कैसे एक्टिव होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी
अभी सिर्फ जानते जाइए, अभी सिर्फ देखते जाइए कि पेप्टिक सेल क्या करता है, पेप्सिनोजेन को सीक्रेट करता है। और लास्ट में जो पेराइटल सेल है जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोला जाता है, वो क्या सीक्रेट करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके अलावा एक चीज और सीक्रेट करता है जिसको क्या बोला जाता है, ऑक्जेंटिक फैक्टर। ये फैक्टर का काम क्या है, तो ये फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्या क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह का सेल से मिलकर बना होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह का सेल होता है, म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस को सीक्रेट करता है, पेप्टिक सेल जिसको चिप सेल भी बोला जाता है, ये पेप्सिनोजेन को सीक्रेट करता है, पेराइटल सेल जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोला जाता है, वो HCl या ऑक्जेंटिक फैक्टर को सीक्रेट करता है। और ये ऑक्जेंटिक फैक्टर जो होता है ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कि क्वेश्चन पूछेगा कि पेप्सिनोजेन को सीक्रेट कौन करता है, कौन सा सेल सीक्रेट करता है, तो याद रखिएगा कि पेप्सिनोजेन को सीक्रेट करने वाला सेल कौन सा है, पेप्टिक सेल जिसको चिप सेल भी बोला जाता है। दूसरा कि HCl को सीक्रेट करने वाला कौन सा सेल है, पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। अब थोड़ा सा यहीं पे शॉर्ट में हम बता देते हैं कि ये HCl का काम क्या होता है। देखो पहला कि HCl जो होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कहां पे, स्टमक में, जिससे कि ये पेप्सिनोजेन मतलब HCl जो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा कि जो HCl जो होता है वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन पे काम करता है, मतलब HCl जो होता है पेप्सिनोजेन पे काम करता है, पेप्सिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। मतलब इसका अभी कोई काम नहीं था, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में था, ये अभी क्रिया नहीं कर रहा था, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में था। और जब ये HCl इस पे काम किया, जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो ये एक्टिव फॉर्म हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया। और एक्टिव फॉर्म हो गया तो ये क्या काम करेगा, पेप्सिन क्या है, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं कि किस तरह से पेप्सिनोजेन यानी पेप्सिन काम करता है, किस तरह से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ताकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डाइजेशन, सब लोग सोचते हैं कि डाइजेशन खाना खाएं उसके बाद सब प्रोसेस अपने आप हो गए, लेकिन अंदर में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ यहाँ पे, साथ में साथ मैं एनिमेटेड वीडियो भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हमने जान लिया। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या था, पेप्सिनोजेन। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। और ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl होता है। दूसरा क्या होता है, HCl के बाद पेप्सिनोजेन होता है, तीसरा क्या होता है, म्यूकस होता है। नेक्स्ट क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, SCO3 माइनस इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। HCl, पेप्सिनोजेन, म्यूकस, बाइकार्बोनेट और एक और ऑक्जेंटिक फैक्टर होता है। ठीक है, अब इन सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है क्या करेगा, वो प्रोटीन को, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन है, ये पेप्सिनोजेन पे कौन काम करता है, HCl काम करता है। और HCl जो होता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्टिव फॉर्म है, ये क्या करेगा, जैसे हम लोग खाना खाएं, यानी प्रोटीन किसमें मिलता है, जितना भी डाइकोट वाला सीड है, जैसे कि दाल हो गया, अरहर, दाल में जितना भी दालें में है, अरहर का हो गया, उड़द का हो गया, सब सभी में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो उससे जो प्रोटीन मिला या फिर मिल्क हो गया, इसमें जो प्रोटीन मिल रहा है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होगा। उस पार्शियल डाइजेशन के बाद क्या बनता है उसके बारे में भी अभी बताएंगे, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। गैस्ट्रिक जूस कितने पीएच पे काम करता है, तो इसका ये पीएच कितना है, इसका 1.8 पीएच पे। सेलेनियम एलिस कितना पीएच पे काम कर रहा था, 6.8। और ये कितना गैस्ट्रिक जूस जो है कितने पीएच पे काम कर रहा है, 1.8 पीएच पे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये डाटा को याद रखिएगा। ये किसके वजह से, 1.8 पीएच किसके, ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो ये हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 1.8 पीएच पे काम करता है कौन सा, गैस्ट्रिक जूस। चलिए थोड़ा इसमें आगे देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में हम बात कर रहे हैं पेप्सिनोजेन का। ठीक है, पेप्सिनोजेन का। तो देखो फ्रेंड्स कि पेप्सिनोजेन में क्या होता है, पेप्सिनोजेन में कौन काम करता है, HCl।
और पेप्सिनोजेन को HCl किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, ठीक है, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या होता है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है, कौन काम करेगा यहाँ पे, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन काम करेगा कितने पीएच पे, 1.8 पीएच पे। ये प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट करता है, पार्सली किसमें, तो पहला पेप्टोन और दूसरा प्रोटियोजेस, ये दोनों जो है पार्शियली डाइजेस्ट, ये कंप्लीट इसका डाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे प्रोटीन कंप्लीट किसमें डाइजेस्ट होगा, जब एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा तब इसका कंप्लीट डाइजेशन बोलेंगे, लेकिन ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये पार्शियल डाइजेस्ट है। किसमें, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका अभी ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, इसका कंप्लीट डाइजेशन किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जब ये वहां पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, जैसे वहां पे पेंक्रियास से जो एंजाइम आएगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आएगा, इसको कंप्लीट डाइजेशन किसमें कर देगा, इसको कंप्लीट कर देगा किसमें, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में जब कन्वर्ट कर देगा तो इस एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन ब्लड में होगा और ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये है स्टोमक के बारे में। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेनिन के बारे में ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, रेनिन के बारे में, ठीक है। रेनिन के बारे में देखिए यहाँ पे, सबसे पहले कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि रेनिन जो होता है ये मिल्क बच्चा में पाया जाता है, किसमें, ये इन्फेंट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये इन्फेंट में। इन्फेंट किसको बोला जाता है, बच्चा, जब छोटा बच्चा आता है ना, उसमें ये रेनिन पाया जाता है। क्योंकि रेनिन जो होता है ये किसको डाइजेस्ट करता है, तो ये जो रेनिन होता है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसलिए जब उम्र बढ़ जाता है तो इसलिए उसको सलाह दिया जाता है कि आप लोग दही पीजिए, क्योंकि उम्र बढ़ते टाइम जब उम्र बढ़ जाता है तो क्या होता है कि रेनिन का सिक्रेशन नहीं होता है। इसलिए ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, ये इन्फेंट में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये रेनिन के बारे में, मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा, केजिन बोलते हैं, CASEIN, ठीक है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक भी हुआ तो प्लीज देख लीजिएगा। तो ये कंप्लीट है किसके बारे में, स्टोमक के बारे में। और एक चीज और, स्टोमक में जो इनर लेयर होता है ना, स्टोमक का जो इनर लेयर है, ये इनर लेयर, एक वर्ड आप लोग सुने होंगे भिलाई के बारे में। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिलाई। लेकिन यही प्रोजेक्शन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फिंगर टाइप का जो प्रोजेक्शन है, इसको स्टोमक में हम लोग गैस्ट्रिक रियोगे बोलते हैं। लेकिन यही प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भिलाई बोलते हैं, भिलाई। लेकिन स्टोमक में क्या बोलते हैं, स्टोमक में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक रियोगे, RUGAE, गैस्ट्रिक रियोगे स्टोमक में, और भिलाई कहां पे, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये 2 वर्ड था जो कि पूरा कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे डाइजेशन स्टोमक तक मैं कंप्लीट कर दिया हूं। अब बच गया इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ डिसऑर्डर के बारे में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।